हेलो, वेलकम बैक अगेन। तो कुछ टेक्निकल एरर की वजह से क्या हो गया था कि मैंने जो है प्रैक्टिस सेट 2 का जो पार्ट 2 है वो यहाँ तक क्वेश्चंस जो है उसके कंप्लीट हुए थे 28 तक। वो मैंने पोस्ट कर दिए हैं चैनल पे, तो देख लीजिएगा आप। उसके बाद अब कंटिन्यू करते हैं, कोई प्रॉब्लम कोई एरर नहीं होगा। तो आइए, 29 क्वेश्चन हमारा क्या था। पोर्शिया इज द हीरोइन ऑफ विच प्ले? हैमलेट, द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, द टेम्पेस्ट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो आपको बताना है कि जो ये जो प्ले था, पोर्शिया जो थी वो किस हीरोइन की, किस प्ले की हीरोइन थी, ये बताना है आपको। चलिए बताइए। ओके, तो सबसे पहले बताते हैं कि द टेम्पेस्ट की जो हीरोइन थी वो थी मिरांडा। मिरांडा किसकी बेटी थी? मिरांडा बेटी थी प्रॉस्पेरो की। और प्रॉस्पेरो कहाँ का? प्रॉस्पेरो जो है वो प्रॉस्पेरो जो है वो कहाँ का ड्यूक था, ये बताना है आपको। प्रॉस्पेरो जो है वो कहाँ का ड्यूक था? वो ड्यूक था, राइटफुल ड्यूक ऑफ कहाँ का था? वो राइटफुल ड्यूक था मिलान का। और मिलान सिटी कहाँ पड़ती है? इटली की सिटी है मिलान। इटली की सिटी है मिलान, वहाँ का प्रॉस्पेरो क्या था? ड्यूक था। ठीक है। और मिरांडा जो है प्रॉस्पेरो की बेटी थी, और जो इसको पसंद करती है, किंग्स ऑफ नेपल्स जो होते हैं अलोन्जो, उनके बेटे फर्डिनेंड को शादी के लिए चूज करती है। ठीक है। एक कैलिबियन करेक्टर है जो एक सी मोनेस्टर होता है, कैलिबियन। ठीक है। तो एंटीगोनिस्ट भी कहा जाता है कैलिबन। तो ये हो गया अबाउट टेम्पेस्ट। मर्चेंट ऑफ वेनिस, इसका आंसर है पोर्सिया जो है मर्चेंट ऑफ वेनिस की, जिसमें एंटोनियो सेबेस्टियन और पोर्शिया और कौन से करेक्टर्स होते हैं द मर्चेंट ऑफ वेनिस में, ये बताइए और कौन से करेक्टर हैं द मर्चेंट ऑफ वेनिस में। और एक वो होता है ज्यूस, जो होता है वो जो ज्यूस होता है जो कि बोकैसियो एक करेक्टर है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस में। ठीक है। और इसमें 4 तरीके की स्टोरी बताई गई है, मतलब कि 4 तरीके की स्टोरी का एक्सप्लेनेशन किया गया है। पहला किया गया है द बॉन्ड स्टोरी का, दूसरा है हमारा द कैस्केट स्टोरी। तो पूछा जा सकता है कैस्केट स्टोरी का एक्सप्लेनेशन किस प्ले में किया गया है, तो किया गया है वो द मर्चेंट ऑफ वेनिस में। एंड थर्ड है द ट्रायल सीन, जो कि कोर्ट में दिखाया जाता है, जिसमें कि वो कितने पाउंड लेता है? 3 पाउंड जो है उधार लेता है। किससे? 3 पाउंड जो है वो उससे उधार लेता है। किससे उधार लेता है? वो जो जूस होता है ना, उससे उधार लेता है 3 पाउंड, शाइलॉक से। किससे उधार लेता है? शाइलॉक से। ये ज्यू होता है। ठीक है। इसीलिए ये ज्यू होता है, इसीलिए इसका जो मर्चेंट ऑफ वेनिस का जो सोर्स है, मर्चेंट ऑफ वेनिस का जो सोर्स कहा गया है वो किसका? मार्लो का ज्यू ऑफ माल्टा। ठीक है। मार्लो का ज्यू ऑफ माल्टा है वो इसका सोर्स बताया गया, क्योंकि इसी के इक्वल में दिखाया गया है ये। तो ट्रायल सीन है। और फोर्थ हमारा कौन सा था? रिंग एपिसोड। फोर हमारा कौन सा था? रिंग एपिसोड, जिसमें उसकी रिंग जो है लॉयर को दे देता है लास्ट में, अब कि उसने बचाया है तो वो रिंग दे देता है उसको। ठीक है। तो ये करेक्टर है। और शाइलॉक का जो बेटी होती है वो होती है निरीस। शाइलॉक की जो बेटी होती है वो होती है जेसिका, और जेसिका किसे प्यार करती होती है? लॉरेंजो से। ठीक है। लॉरेंजो से प्यार कर रही होती है। पोर्शिया एक रिच हायरेस होती है और नेरिसा उसकी मेड होती है। तो ये हो गया अबाउट मर्चेंट ऑफ वेनिस। अब बात आती है हैमलेट की। तो हैमलेट प्ले की जो हीरोइन होती है, हैमलेट प्ले की जो हीरोइन है वो कौन है बताइए। तो वो है हमारी हैमलेट प्ले की जो हीरोइन है, हेमलेट प्ले की जो हीरोइन है वो है हमारी, कौन है? ओफीलिया। कौन है? ओफीलिया। ओफीलिया। ठीक है। तो ये हमने बता दिया, हेमलेट की हीरोइन है ओफीलिया, टेम्पेस्ट की है मिरांडा, और मर्चेंट ऑफ वेनिस की है पोर्शिया। अब बचता है मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, तो इसकी है हर्मिया। इसकी कौन है? द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर की जो हीरोइन है वो है हर्मिया, हर्मिया। ठीक। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 30 क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये जो लाइंस ली गई हैं वो किससे ली गई हैं? ब्लिस वॉज इन इट दैट डॉन टू बी अलाइव, बट टू बी यंग वॉज वेरी हेवन ऑकर्ड इन द पोएम ऑफ। दीज लाइन इज रिलेटेड टू। तो 30 क्वेश्चन का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विलियम वर्ड्सवर्थ। तो ये लाइन जो है 30 क्वेश्चन में, दीज लाइन रिलेटेड टू विलियम वर्ड्सवर्थ। और ये लाइन किससे ली गई है? These line are from Wordsworth poem French Revolution।
ये लाइन किससे ली गई हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन से ली गई हैं। और इसका नारा क्या था? इसका नारा था, फ्रेंच रेवोल्यूशन का नारा क्या था? इक्वेलिटी, फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी और लिबर्टी। फ्रेटर्निटी और क्या था? लिबर्टी। लिबर्टी, ये इसका नारा था। ठीक है, चलिए, तो ये लाइन जो है, ब्लिस वॉज इट इज डॉन टू बी अलाइव, ब्लिस वॉज इट इज डॉन टू बी अलाइव, दीज लाइन्स आर रिलेटेड टू फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट हमारा आता है पैराबेल। पैराबेल इज क्या है? पैराबेल इज अ पोएम इन पैराग्राफ, अ बुक इज एन एपिक, अ ब्रीफ टेल इज इलिस्ट्रेटिंग सम मॉरल, ए क्योर ऑफ पैरालिसिस। तो पैराबेल क्या है? हमने एक टर्म पढ़ा था फेबल, और एक टर्म क्या पढ़ा था? एपोलॉग। एक टर्म पढ़ा था फेबल और एक टर्म पढ़ा था एपोलॉग। ये दोनों ही हमारे क्या हैं? ये दोनों ही हमारे मॉरलिटी से बिलीव करते हैं, यानी कि जो कि एक मॉरल लेसन के बारे में बताते हैं। एपोलॉग को ही हम क्या बोलते हैं? एपोलॉग को ही हम बोलते हैं एक फेबल। ठीक है, एलिगोरी स्टोरीज भी वो मोरालिटी की तरफ ले जाती हैं। तो 31 का आंसर हो जाएगा ब्रीफ टेल इलिस्ट्रेटिंग सम मॉरल, तो उसे पैराबेल भी बोलते हैं। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा कि पैराबेल इज अ सिंपल स्टोरी यूज टू इलिस्ट्रेट अ मोरल और स्पिरिचुअल लेसन। ठीक है, पैराबेल भी क्या होता है कि एक शॉर्ट स्टोरी टाइप की होती है, और गिवन टू या प्रोवाइड टू मॉरल एंड स्पिरिचुअल पॉइंट्स, वट एवर यू कैन से। तो ऑल ओवर क्या कहना है कि पैराबल, फेबल और एपोलॉग इज रिलेटेड टू मॉरल स्टोरी। ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन। वाई देन ओ ब्रॉलिंग लव, ओ लविंग हेट, मेटाफर, एपोस्ट्रोफी, सिमिली एंड ऑक्सीमोरन। तो एवरीबडी बताइए, अ ब्रॉलिंग लव, ओ लविंग हेट, विच ऑप्शन इज करेक्ट? तो ऑक्सीमोरन होगा, एक तरफ प्यार और एक तरफ नफरत की बात कर रहा है, तो दोनों में विरोधाभास हो जाएगा। यहाँ पर 32 में, तो 32 में हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कौन सा? ऑक्सीमोरन। वैसे अगर ये अलंकार एंथिथीस का विशेष रूप है, एंटीथीस मतलब एंटी थीसिस भी एक हमारा अलंकार मतलब फिगर ऑफ स्पीच है। एंटीथेसिस, एंटीथेसिस भी एक फिगर टाइप की फिगर ऑफ स्पीच है, लेकिन है क्या? यहाँ पर ऑप्शन में एंटीथेसिस नहीं है, इसीलिए यहाँ पर ऑक्सीमोरन बताया गया है। एंटीथेसिस, एंटीथेसिस मतलब ऐसा होता है कि इसमें दो परस्पर विरोधी गुण एक ही समय में एक ही वस्तु के लिए व्यक्त किए जाते हैं, तो एंटीथेसिस होता है। मतलब एक दो, मतलब विरोध, मतलब अपोजिट, ये समझिए कि दो अपोजिट पॉइंट होते हैं, दो अपोजिट पॉइंट होते हैं, पर वो एक ही वस्तु के लिए होते हैं, एक ही वस्तु के लिए एक ही समय में एक ही क्वालिटी के लिए एक ही टाइम में दिए जाते हैं, व्यक्त किए जाते हैं, तो वो एंटीथेसिस हो जाता है। बट यहाँ वो ऑप्शन में है नहीं, इसलिए ऑक्सीमोरन ऑप्शन इज करेक्ट। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन कह रहा, मोरालिटी प्लेज वर प्रोड्यूस्ड इन द 15 एंड 16 सेंचुरी, इन 17 सेंचुरी, 18 एंड 19। ये तीन तो मुझे नहीं लगता बिलोंग करता है। मोरालिटी प्लेज वर इन 15 to 16th century, and have you heard before miracle play and mystery play, mystery play and miracle play? What is the difference between miracle play and mystery play? So mystery play is related to सेंट लाइफ, सेंट लाइफ से जो रिलेटेड प्ले होते थे वो होते थे मिरेकल प्ले, और मिस्ट्री प्ले। मिरेकल प्ले क्या होते थे? ये रिलेटेड होते, बाइबल से रिलेटेड होते थे, उनसे ही रिलेटेड कोई भी स्टोरी आ जाती थी, डेथ के बारे में, बर्थ के बारे में, फ्लड के बारे में, तो वो सारे पॉइंट जो बाइबल से निकल के आते थे वो मिरेकल प्लेस में होते थे। मिस्ट्री प्ले में सेंट्स की लाइफ के बारे में बताया जाता था, और वहीं पर मोरालिटी प्ले 15-16 सेंचुरी में ज़्यादा पॉपुलर थी। कॉमिक रिलीफ इम्प्लाइज, तो मैंने जो लिटरेरी टर्म पढ़ा है उसमें बताया कि कॉमिक रिलीफ क्या होता है। अब चलिए आइए आप ऑप्शंस देखते हैं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस क्या होते हैं, ऐसे आते हैं कि उसमें ऑप्शंस टैक्टिक होते हैं और वो हमको करने पड़ते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है द इंटरवल इन द प्ले ऑफ फिल्म, अ हिलेरियस कॉमेडी, a short humorous episode interrupting a tragedy, the effect of catharsis. Which option is correct? Comic relief. तो मेरे हिसाब से सी ऑप्शन करेक्ट होता है,
A short humorous episode interrupting a tragedy. तो सी ऑप्शन इज करेक्ट होता है 34 का, ठीक है। कॉमिक रिलीफ क्या होता है? एक ह्यूमरस करेक्टर, स्पीच सेंसेस, सीरियस और ट्रेजिक वर्क में ये मोस्टली इन्वॉल्व होते हैं। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कैम्ब्रिज स्कूल रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ अर्ली 20th century, a group of early 20th century novelists, a group of early 20th century dramatists, a group of early 20th century critics। किसके लिए अप्लाई होते थे कैम्ब्रिज स्कूल्स? रिफर्स टू 35 का ऑप्शन हो जाएगा डी, अ ग्रुप ऑफ अर्ली 20th century क्रिटिक्स, ठीक है। कैम्ब्रिज स्कूल्स किसको रिफर होते थे 20th सेंचुरी में? जो क्रिटिक्स होते थे, जो क्या होते थे? क्रिटिक्स होते थे, उनको कैम्ब्रिज स्कूल्स रिफर्स होते थे। जो क्रिटिक्स होते थे 20th सेंचुरी में ओनली, कब होते थे? 20th सेंचुरी में, ठीक है। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और 36 क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज कोरस? Chorus, a brand of writing links, a group of singers in drama, is a beautiful actress, a group of DJ dancer। तो एक ग्रुप था, कोरस क्या था? एक ग्रुप था सिंगर्स का, ठीक है। सिंगर्स का एक ग्रुप था जिसको कोरस कहा जाता। अब बात आती है कैथारिसिस। कैथारिसिस क्या होता है? इज रिलेटेड टू ट्रेजिडी, कॉमेडी, सोनेटरिंग या फार्स। तो इट इज रिलेटेड टू ट्रेजिडी। कैथारसिस क्या होता है? परगेशन ऑफ इमोशन, ठीक है। ये टर्म किससे रिलेटेड है? ये टर्म रिलेटेड है ट्रेजिडी से, ठीक है। हु इज नोन एज द पोइट्स पोइट? कौन जाना जाता है पोइट्स पोइट? जॉन मिल्टन, जॉन ड्राइडन, एडमंड स्पेंसर या टी.एस. इलियट। तो 38 का विच ऑप्शन इज करेक्ट? एडमंड स्पेंसर। कौन जाना जाता था पोइट्स पोइट? जाने थे एडमंड स्पेंसर। एल्यूजन क्या होता है? आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। एल्यूजन क्या होता है पूछ रहा है। एल्यूजन क्या होता है? इज अनदर स्पेलिंग ऑफ illusion, is a grammatical device, it is an indirect or passing reference to an event, place or other word। तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होता है कि एल्यूजन क्या होता है? एक रेफरेंस होता है टू फैमिलियर थिंग, अ पर्सन और इवेंट ऑफ एन मिथिकल रिजल्टिंग इन प्रोविजन ऑफ फर्दर मीनिंग इन कंप्रेस्ड फॉर्म, ठीक है। एक फैमिलियर थिंग्स या पर्सन या इवेंट जो कि मिथिकल रिजल्टिंग से रिलेटेड होता है, वो एक तरीके का क्या होता है? एल्यूजन। चलिए, शेक्सपियर रोट रोमांटिक कॉमेडीज, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, सेंटिमेंटल कॉमेडीज। तो आई थिंक इसका आंसर हो जाता है रोमांटिक कॉमेडीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं 41। लेट अस गो देन यू एंड आई व्हेन द इवनिंग इज स्प्रेड out edging the sky like a peasant thrice upon a table, the above lines have been written is unrhymed verse, blank verse, free verse, iambic meter। तो 41 का जो आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा दैट इज फ्री वर्स। एंड फ्री वर्स इज ऑल्सो कॉल्ड टू वर्स, क्या कहा जाता है? वर्स लिब्रे। क्या कहा जाता है? वर्स लिब्रे। वाई इट इज कॉल्ड वर्स लिब्रे एंड फ्री वर्स? बिकॉज इट हैज नो मीटर, it has no meter and no rhyme, ठीक है। तो इसको बोला जाता है फ्री वर्स, ठीक है। अब ये 41 की ये जो इंग्लिश लैंग्वेज में पोएट्री दैट डज नॉट राइम एंड डज नॉट रेगुलर मीटर, दैट इज कॉल्ड फ्री वर्स। ओके, तो ये वाली जो लाइन है लेट अस गो देन यू एंड आई व्हेन द इवनिंग इज स्प्रेड आउट इन द स्काई, दैट लाइन इज ए फ्री वर्स। नेक्स्ट आता है हमारा द साउंडिंग कैटरैक्ट 42 क्वेश्चन। द साउंडिंग कैटरैक्ट हांटेड मी लाइक अ पैसन, दिस लाइन ऑकर्स इन द पोएम। तो ये लाइन जो ली गई है 42 वाली लाइन, ये ली गई है टेंटर्नबे एंड दीज लाइन दीज पोएम इज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। और ये जो है लैरिकल बैलेट्स की सबसे लास्ट पोएम थी टेंटर्नबे। लैरिकल बैलेट जो 1798 में पब्लिश हुआ था उसकी सबसे लास्ट जो पोएम है वो टेंटर्न एबे, ठीक है। हैज बीन कंपोज्ड बाय वर्ड्सवर्थ। अदर नोटेबल लाइंस, और दूसरी नोटेबल लाइंस क्या है इसके बारे में? सेव साउंडिंग कैटरैक्ट लाइन टेंटर्नबे की है। एक द नेचर बिट्रे, नेचर नेवर बिट्रे द हार्ट, नेचर नेवर बिट्रे द हार्ट, दिस लाइन ऑल्सो रिलेटेड टू टेंटर्नबे, क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ वाज टॉकिंग अबाउट नेचर, नेचर, ठीक है। तो साउंडिंग कैटरैक्ट हॉन्टेड मी लाइक अ पैशन एंड नेचर नेवर बिट्रे, nature never betray nature never did betray
द हार्ट एंड लव्ड हर, ठीक है, एंड लेट द मून शाइन एंड थी दे सॉलिटरी वॉक, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो दोनों लाइंस किससे रिलेटेड है, टिंटन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओथेलो किल्ड डेस्डीमोना आउट ऑफ एंगर, लव, हेटर या इग्नोरेंस। किसकी वजह से ओथेलो ने डेस्डीमोना को मार दिया था। ओथेलो को वो जो यागो एंटोगोनिस्ट होता है ना, वो भर देता है कि जो डेस्डीमोना है वो करेक्टरलेस है, 43 में। तो किसकी वजह से मार देता है, 43 में मार देता है इग्नोरेंस की वजह से। किसकी वजह से, ओथेलो इज वन ऑफ द 4 ट्रेजेडीज एज यू ऑल नो अबाउट इट, शेक्सपियर और एंड बिलीव टू हैव बीन रिटन इन 1603 एंड आई हैव टोल्ड यू कि द मूर ऑफ वेनिस किसको कहा जाता था, कहा जाता था मूर ऑफ वेनिस ओथेलो को। किसको कहा जाता था मूर ऑफ वेनिस, ओथेलो को। ओथेलो को कहा जाता था, क्या कहा जाता था ओथेलो को, द मूर ऑफ वेनिस। और ये जो लिया गया है इसका सोर्स क्या था ओथेलो का, ओथेलो का जो सोर्स है वो है द हिकैटो मिथी। क्या सोर्स है, द हिकैटो मिथी। इकैटो मिथी जो है वो इसका सोर्स है। क्लिन सिंथियो का था, ये किसका था, सिंथियो का कलेक्शन ऑफ स्टोरीज है द हिकैटो मिथी। सिंथियो का द कलेक्शन ऑफ स्टोरीज है इकैथियो इकैथियो मिथी, ठीक है। चलिए, तो इग्नोरेंस की वजह से डेस्डिमोना को मार देता है। मूव टू 44 क्वेश्चन कह रहा है, हु मेड द फॉलोइंग रिमार्क्स अबाउट मिल्टन, मिल्टन वॉज द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। तो दीज लाइन्स आर रिलेटेड टू विलियम ब्लैक। विलियम ब्लैक है ना। द फेमस पोएम्स आर सॉन्ग ऑफ इनोसेंस। ब्लैक की जो फेमस पोएम है, ये भी आ सकता है कि ब्लैक की कौन सी पोएम में लाइन ली गई, तो ब्लैक की पोएम है सॉन्ग ऑफ इनोसेंस। कौन सी पोएम है, सॉन्ग ऑफ इनोसेंस, 1789 में जो आई थी। सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस, मैरिज ऑफ फेवन एंड हेल, इन इज फेमस प्रोज वर्क भी है और इनकी पोयम भी है। मिलन वॉज डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। चलिए नेक्स्ट है, द फ्रेज ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव हैज बीन क्वाइंड बाय टी.एस. इलियट। 45 का सी ऑप्शन करेक्ट होता है। टी.एस. इलियट awarded नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1948। हिज नोटेबल वर्क्स आर द वेस्टलैंड, इनका नोटेबल वर्क है, और बंट नॉर्टन मर्डर इन द कैथेड्रल, इनका फेमस वर्क है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 46 क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन्स, द वेव्स थंडर्ड ऑन द शोर। द वेव्स थंडर्ड ऑन द शोर, पर्सनिफिकेशन, हाइपरबोल, ओनोमोटोपोइया, और क्या है, द मेटाफर। विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो भाई आवाज साउंड की बात कर रहा है तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ओनोमोटोपोइया दैट फिगर ऑफ स्पीच इज रिलेटेड टू साउंड, ठीक है। ऐसे अलंकार जिसमें शब्द उस वस्तु वास्तविक साउंड को उद्घाटित करता है तो ध्वनि सूचक होता है ओनोमोटोपोइया। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने 46 तक पढ़ा। नेक्स्ट आता है हमारा, विजार तो ये तो बहुत ही बुरा है। हम्म समझ में नहीं आ रहा होगा। 47 क्वेश्चन जो है, ओके। हाँ, तो आगे आते हैं 47 क्वेश्चन में। और 47 कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट पोइट लॉरिएट ऑफिशियली अपॉइंटेड बाय सोवेरिजन। इसके द्वारा 47 कह रहा है कि ऑफिशियली जो पोइट लॉरिएट था बेट्रिस सोवेरिजन के द्वारा, वो इनमें से कौन था। बेन जॉनसन, ड्राइडन, रॉबर्ट साउदे या वर्ड्सवर्थ। जो ऑफिशियली पोइट लॉरिएट बनाया गया था, पोइट लॉरिएट बनाया गया था बेट्रिस सोवेरिजन के द्वारा, वो कौन बनाया गया था, बताइए कौन बनाया गया था ऑफिशियली पोइट लॉरिएट। तो 47 क्वेश्चन का जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है सी, ड्राइडन वॉज। ड्राइडन क्या थे, ड्राइडन जो थे वॉज अवॉर्डेड पोएट लॉरिएट इन 1668।
कब अवार्ड दिया गया था इनको? 1668 में ये ऑफिशियली जो है ऑफिशियली पोएट लॉरिएट बनाए गए थे। और सबसे पहले जो बने थे 1619 में वो बने थे बेन जॉनसन। बट ये क्या थे, ये ऑफिशियली पोएट लॉरिएट नहीं थे। ड्राइडन जो है कहे जाते हैं कि ये ऑफिशियली जो है पोएट लॉरिएट थे, जॉन ड्राइडन। ठीक है, इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जॉन ड्राइडन। डेथ ऑफ अ सेल्समैन इज रिटन बाय, तो डेथ ऑफ अ सेल्समैन 48 का ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा हमारा बी, आर्थर मिलर। डेथ ऑफ अ सेल्समैन प्ले जो 2 एक्ट्स में है, आर्थर मिलर के द्वारा लिखा गया है 1948 में। ठीक है, ही वॉज फेमस फॉर हिज प्ले ऑल माई सन्स, इनका फेमस प्ले है ऑल माई सन्स। और डेथ ऑफ सेल्समैन भी इनका फेमस प्ले है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। गॉल्सवर्दी वॉज अवॉर्डेड ऑफ नोबेल प्राइज, ये तो सबको पता है 1932 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। और ये बताइए, ये जो एक पेन ऑर्गेनाइजेशन था, ये कब ज्वाइन किया था विलियम जॉन गॉल्सवर्दी ने, बताइए। ठीक है, नेक्स्ट है 50 पे। द वुमेन करेक्टर डेलिलिया अपेयर्स इन डॉक्टर फॉस्टर सैमसन एगोनिस्ट, ट्वेल्थ नाइट एंड मैकबेथ। तो आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी it is related to Samson agonist and that drama that is a closet drama। इसके कुछ important facts हैं। पहला कि that is a tragic closet drama, और about closet drama you know very well। and second is published in 1671 along with the Paradise Regained। and third is Manova is the father of Samson and Delilia is the wife of Samson who betray who is मतलब हु बिट्रेड हिम। एंड हरप्पा एक जाइंट क्या होता है, एक जाइंट मैन होता है हरप्पा। ठीक है, वो भी इसी में है। और फिलिस्तीन इम्प्रिजनमेंट कर लेते हैं किसका, सैमसन का, कहाँ पर, गाजा टेम्पल में। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है 51। एज फ्लाइज टू वॉन्टन बॉयज आर वी टू द गॉड्स दे किल अस फॉर देयर सपोर्ट्स। तो दीज लाइन शेक्सपियर की रिलेटेड है किंग लेयर से। किससे रिलेटेड है? किंग लेयर से रिलेटेड है। वॉन्टन बॉयज इज रिलेटेड टू किंग लेयर। अबाउट किंग लेयर पता ही है कि जो ब्रिटेन के राजा होते हैं किंग लेयर, उनसे राज्य जो है वो हड़प लिया जाता है किंग लेयर से। तो वो क्या करते हैं, सॉरी, हड़प नहीं लिया जाता है। किंग लेयर क्या होते हैं, बहुत बूढ़े हो जाते हैं और उनकी 3 बेटियां होती हैं, जिनसे कि वो ये देखते हैं कि इनकी कौन सी बेटी सबसे ज़्यादा अच्छी है और ख्याल रखेगी। तो वो क्या करते हैं कि किंग लियर क्या करते हैं, किंग ऑफ ब्रिटेन होते हैं। पहली बात तो ये जानिए कि किंग लियर क्या होते हैं, किंग ऑफ ब्रिटेन। क्या होते हैं, किंग ऑफ ब्रिटेन। किंग ऑफ ब्रिटेन होते हैं फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकंड पॉइंट क्या होते हैं, सेकंड पॉइंट क्या है, इनकी 3 डॉटर होती है। फर्स्ट होती है रीगन, 3 डॉटर होती है। जो सबसे बड़ी होती है, चलिए सबसे बड़ी लिख देते हैं, गॉनरियल। गॉनरील जो है सबसे बड़ी होती है। एंड सेकंड होती है रीगन। एंड थर्ड सबसे छोटी होती है कॉर्डेलिया। ये 3 होती, गॉनरियल, रीगन एंड कॉर्डेलिया। ये दोनों ही बहुत जेलसी वाली होती है। सबसे अच्छी इनकी बेटी होती कॉर्डेलिया। ठीक है, तो गॉनरिल क्या होती है, वाइफ ऑफ ड्यूक ऑफ एल्बनी, यानी एल्बनी से इसकी जो है शादी होती है। और ये होती हैं रीगन होती हैं ड्यूक ऑफ क्रॉमवेल। ड्यूक ऑफ क्रॉमवेल होती हैं रीगन। एंड कॉर्डेलिया जो होती है फ्रांस, ड्यूक ऑफ फ्रांस की, फ्रांस से शादी कर लेती हैं। ठीक है, एक एडगर और एडमंड 2 करेक्टर होते हैं। अर्ल ऑफ ग्लोस्टर होते हैं एडगर और एडमंड। तो पूछा जाए अगर कि एडगर और एडमंड करेक्टर किससे रिलेटेड हैं, तो वो रिलेटेड हैं किंग लेयर से, और जो कि होते हैं सन ऑफ ग्लोस्टर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन का आंसर हो जाएगा किंग लेयर। चलिए नेक्स्ट है, रॉबर्ट साउदे वॉज सक्सीडेड बाय एज अ पोएट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड। तो रॉबर्ट साउदे ने किसको सक्सीड किया था, विलियम वर्ड्सवर्थ को सक्सीड किया था फॉर पोएट लॉरिएट, क्योंकि 1850 में इनकी डेथ हो गई थी। 1850 में क्या हो गई थी, इनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद रॉबर्ट साउदे जो है पोएट लॉरिएट बन गए थे। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 53 और 53 हमारा कह रहा है इन द ईयर 1637 मिल्टन कन्फाइंड टू हिज फ्रेंड दैट ही हैड फिक्स्ड हिज माइंड अपॉन राइटिंग सम मोन्यूमेंटल पोइटिकल वर्क सेलेक्ट अमंग द फॉलोइंग द नेम ऑफ हिज फ्रेंड टू whom दिस इंफॉर्मेशन was given। तो 1637 में जो मिल्टन ने लिखी थी पोएम वो थी लैसिडस और क्या थी मिल्टन कॉन्फाइंड टू हिज फ्रेंड ही हैज फिक्स्ड हिज माइंड अपॉन राइटिंग सम मोन्यूमेंटल पोलिटिकल वर्क और दैट इज एडवर्ड किंग। तो जो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 53 का ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा एडवर्ड किंग। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन साल्टर रिजल्टस इज अ थॉट प्रोवोकिंग वर्क ऑफ। ये किसका वर्क था शार्टर रिसाल्टस? ये वर्क था कार्लायर का। कार्लायर हिज फुल नेम इज थॉमस कार्लायर एंड अदर फेमस वर्क और फ्रेंच रेवोल्यूशन भी जो है थॉमस कार्लायर का वर्क था। फ्रेंच रेवोल्यूशन ठीक है और विलियम वर्ड्सवर्थ का भी था पास्ट एंड प्रेजेंट इनका वर्क था थॉमस कार्लायर का। हिस्ट्री ऑफ फ्रेडरिक एंड कोरेट भी है थॉमस कार्लायर का वर्क था। चलिए नेक्स्ट आते हैं एक लिटरेरी टर्म पूछा गया है अ सडन और रिडिकुलस डिसेंट फ्रॉम the exalted to the commonplace and ordinary, especially when a writer is striving for the noble or pathetic, achieves the ludicrous is best expressed by the term। तो पूछा जा रहा है कि अगर ऐसा टर्म दियो तो क्या होगा कॉमिक रिलीफ बैथोस मेलोड्रामा या पैराडॉक्स। A ridiculous descent from the exalted to the commonplace and ordinary, especially when a writer is striving for the noble or pathetic achievements or ludicrous, is best expressed by the term। 55 का आंसर हो जाएगा बी बेथोस। क्या हो जाएगा 55 का बेथोस। बेथोस इज द ग्रीक वर्ड और इट मीन्स डेप्थ और ये डिसेंट फ्रॉम सबलाइम टू द रिडिकुलस होता है। ये क्या होता है रिडिकुलस डिसेंट होता है ठीक है। ये क्या होता है रिडिकुलस डिसेंट होता है। बेथोस एक ग्रीक वर्ड है। चलिए इट मीन्स डेप्थ। नेक्स्ट है द लिटिल मैन। द लिटिल मैन रिटन बाय गोल्सवर्थी इज एन पोएम नॉवेल प्ले एंड वन एक्ट प्ले। तो 56 का आंसर हो जाएगा प्ले। द लिटिल मैन जो प्ले है वो गोल्सवर्थी के द्वारा लिखा गया है। ध्यान रखना है द लिटिल मैन जो है प्ले है वो किसके द्वारा लिखा गया है जॉन गोल्सवर्थी के द्वारा लिखा गया है। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 57 क्वेश्चन में आते हैं और क्या कहता है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। शेक्सपियर वॉज बोर्न एट स्ट्रेटफोर्ड एट एवन अपॉन एवन इन एवन ऑन एवन। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? तो आई थिंक स्ट्रेटफोर्ड क्या है 57 का जो ऑप्शन करेक्ट होगा द ग्रेट इंग्लिश ड्रामेटिस्ट एंड पोइट विलियम शेक्सपियर was born in Stratford upon Avon in 23 April 1564 राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं द चौसेरियन स्टेंजा और राइमर रॉयल कंप्राइजेस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके चौसेरियन स्टेंजा और राइमा रॉयल जिसको बोलते हैं चौसेरियन स्टेंजा को क्या बोलते हैं राइमा रॉयल बोलते हैं। पूछ रहा है कि उसमें कितनी लाइनें कंप्राइसेस होती हैं। ओके हमने एक इन्फॉर्मेशन आपको दी थी कि ये जो हर्मिया हीरोइन है वो किस प्ले की हीरोइन है। तो मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर की नहीं है वो है मिडसमर्स नाइट ड्रीम की। किसकी है वो हीरोइन मिडसमर्स नाइट ड्रीम की हीरोइंस है। नाइट ड्रीम की हीरोइन है कौन हर्मिया ठीक है। चलिए बताइए कि चौसेरियन जो स्टेंजाज हैं और भी स्टेंजाज हैं राइमा रॉयल टेरजा राइमा ठीक है। ये जो सारे ही टर्म हैं इनका कितनी लाइनें होती हैं पहले तो आपको यही बताना है कि कितनी लाइनें हैं इसमें बताना है आपको। राइमा रॉयल और भी चीज़ें हैं वो हम एक्सप्लेन कर देंगे। पहले आप बताइए राइमा रॉयल और उसमें कितनी लाइनें होंगी। हाँ तो हमने पूछा था चौसेरियन स्टेंजा और राइमर रॉयल
में कितनी लाइनें होंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि राइमा रॉयल जो है वो किसको कहा जाता है, राइमा रॉयल वो कहा जाता है, चौसेरियन स्टेंजा को कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, वो किसको कहा जाता है, वो कहा जाता है राइमा रॉयल को कहा जाता है। अब बात करते हैं हमारा ये लाइनों के बारे में। तो हम बात करते हैं, हम लोगों ने बहुत सारे करेक्टर्स पढ़े हैं, तो हम बात करते हैं अगर लिखा हो मोनो स्टिच, क्या लिखा हो, मोनो स्टिच लिखा हो, तो ये मोनो की वजह से वन लाइन होती है, इसमें कितनी लाइन होती हैं, वन लाइन। ठीक है, क्या होती है, वन लाइन स्टेंजा होता है। अब बात आती है कपलेट की, तो जो ये कपलेट है इसमें क्या होती है, ये टू लाइन का स्टेंजा होता है। ये क्या होता है, टू लाइन का स्टेंजा, क्या बोलते हैं उसको, कपलेट बोलते हैं, जिसको कि शेक्सपियर ने बहुत यूज किया है अपनी सोनेट्स में। लास्ट में जो टू लाइन है वो कपलेट है, क्योंकि वो टू लाइन का स्टेंजा हुआ, वो होता है कपलेट। ठीक है, बात करते हैं टर्सेट, टर्सेट की बात करते हैं, जो कि थ्री लाइन स्टेंजा होता है। थ्री लाइन स्टेंजा को क्या बोलते हैं, टर्सेट। थ्री लाइन स्टेंजा को क्या बोलते हैं, टर्सेट। ठीक है, जिसका कि क्या होता है, ए बी ए हो सकता है और ट्रिपल ए भी हो सकता है, टर्सेट बोलते हैं। या इसको और क्या बोलते हैं, टेरेजा राइमा, और क्या बोलते हैं इसको, टेरेजा राइमा। कंफ्यूज मत होएगा, टेरेजा राइमा और टर्सेट में थ्री लाइंस के स्टेंजाज होते हैं, और जिसका कि राइम स्कीम ए बी ए होता है। कपलेट हैज टू लाइन स्टेंजा और टेरेजा राइमा और टर्सेट has three line stanza. I hope you got my point. Now move to four line stanza is called quatrain. Four line stanza को क्या बोलते हैं, फोर लाइन स्टेंजा को बोलते हैं क्वाट्रेन। ठीक है, जिसका हो सकता है कि फोर टाइम्स ए हो, या डबल ए डबल बी भी हो, या हो सकता है ए बी भी हो। ठीक है, तो बैलेड में ऑल्सो क्वाट्रेन होता है, ध्यान रखिएगा, बैलेड में ऑल्सो क्वाट्रेन होता है। ठीक है, बैलेड स्टेंजर्स में क्वाट्रेन होता है, आ सकता है ऑप्शंस में। चलिए, ये हमने पढ़ा मोनोस्टिच, कपलेट, टर्जा राइमा या टर्सेट और क्वाट्रेन। अब बात करते हैं क्विंटेन। तो ये है हमारा क्विंटेन। ये क्विंटेन क्या होता है, क्विंटेन या सिन क्वेन, ये फाइव लाइन का स्टेंजा बोला जाता है। ये कितने बोला जाता है, फाइव लाइन्स का स्टेंजा है, उसको कहते हैं, फाइव लाइन के स्टेंजा को क्या बोलते हैं, क्विंटेन। वो होता है क्वार्टेन, वो था क्वाट्रेन, वो था क्वाट्रेन, कौन सा, फोर लाइन स्टेंजा वाला। ये है क्विंटेन, जिसमें क्या होता है, ये फाइव लाइन्स के स्टेंजा होते हैं। कितने होते हैं, फाइव लाइन्स के स्टेंजा होते हैं क्विंटेन। ठीक है, अब बात करते हैं लिमरिक, भी इसको कह सकते हैं, मतलब कि मोस्ट वेल नोन, ऑल्सो कॉल्ड लिमरिक। लिमरिक में पूछ दिया जा सकता है कि लिमरिक में कितने स्टेंजा, फाइव लाइन स्टेंजा इज लिमरिक। तो लिमरिक, क्विंटेन, क्विंटेन पढ़ दिया, फाइव लाइन स्टेंजा होता है लिमरिक और क्विंटेन में। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। अब बात आती है सेस्टेट। तो सेस्टेट सबको पता है कि ये किसका पार्ट है, ये विलियम वर्ड्सवर्थ की सोनेट का पार्ट है, सेस्टेट और ऑक्टेव। तो सेस्टेट सिक्स लाइन स्टेंजा को कहा जाता था, और एट लाइन स्टेंजा को कहा जाता था ऑक्टेव। ठीक है, अब बात आती है हमारे राइमा रॉयल, जो कि क्वेश्चन हमारा बता रहा है, राइमा रॉयल या चौसेरियन स्टेंजा हैज सेवन लाइन स्टेंजा। क्या कहेंगे, सेवन लाइन स्टेंजा को राइमा रॉयल, या क्या कहेंगे, या कहेंगे चौसेरियन स्टेंजा, या कहेंगे सेप्टेट। क्या कहेंगे, सेप्टेट। ये है सेस्टेट, एस है, यहाँ पर पी है, सेप्टेट। तो राइमा रॉयल, सेप्टेट या चौसेरियन स्टेंजा हैज सेवन लाइन स्टेंजा, सेस्टेज हैज सिक्स लाइन स्टेंजा, क्विंटेन और लिमरिक हैज फाइव लाइन स्टेंजा। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। नेक्स्ट आता है एट लाइन स्टेंजा। तो आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, ऑक्टेव। क्या कहा जाता है उसको, ऑक्टेव। ऑक्टेव हैज एट लाइन्स स्टेंजा। ठीक है, एट लाइन्स स्टेंजा ऑक्टेव में होता है। ठीक है, आप, आई होप क्लियर हो गया होगा, एट लाइन स्टेंजा। अब बात आती है हमारी, ऑक्टेव बता दिया, अब बात आती है हमारी कि ऑक्टेव हैज एट स्टेंजा हो गया। अब बात आती है हमारी किसकी बताने की, स्पेंसियर एंड स्टेंजा। तो स्पेंसियर एंड स्टेंजा में कितने
क्या होता है, तो 8 एम्बिक पेंटामीटर होते हैं, अलेक्जेंड्राइन में 12 सिलेबल्स होते हैं, और 8 एम्बिक पेंटामीटर होते हैं जिसमें 5 सिलेबल्स होते हैं एम्बिक पेंटामीटर में। ठीक है, तो स्पेंसियर इन स्टेंजा 9 लाइंस का स्टेंजा होता है। स्पेंसियर इन स्टेंजा क्या होता है, 9 लाइंस का स्टेंजा होता है स्पेंसियर इन स्टेंजा। ए बी बी सी या सी, ये होता है 9 लाइन का स्टेंजा। तो टेर्जा राइमा हमने बता दिया, सिंपली ग्रुप ऑफ 3 लाइंस। ठीक है, और ए बी सी बी ये होती है टेर्जा राइमा की जो राइमिंग स्कीम होती है वो। और इटालियन वर्सल फॉर्म फर्स्ट, ये जो टेर्जा राइमा है फर्स्ट यूज्ड बाय डांटे, डांटे ने इसको यूज किया है अपनी डिवाइन कॉमेडी में। ठीक है, तो अब ये तो पॉइंट सारे क्लियर हो गए। अब बात आती है बैलेड स्टेंजा। तो आई हैव टोल्ड यू कि बैलेड में क्वाट्रेन होता है। ठीक है, बैलेड में क्या होता है, राइमिंग क्वाट्रेन होता है, 4 एम्फेसाइज्ड बीट्स, 8 सिलेबल्स इन इन द फर्स्ट एंड थर्ड लाइन। फर्स्ट बैलेड में क्या होता है, ध्यान रखिए, बैलेड में क्या होता है, फर्स्ट फर्स्ट और थर्ड लाइन क्या होते हैं, फर्स्ट और थर्ड लाइन 4 इम्पेसाइज बीट्स यानी 8 सिलेबल्स के होते हैं, और 3 और फोर्थ लाइन 6 सिलेबल्स के होते हैं। फर्स्ट और थर्ड लाइन्स क्या होते हैं, 8 सिलेबल्स के होते हैं। फर्स्ट और थर्ड लाइन 8 सिलेबस, और फर्स्ट और थर्ड लाइन्स। अब बात आती है सेकंड और फोर्थ लाइन्स जो होते हैं वो होते हैं 6 सिलेबल्स के। सेकंड और फोर लाइन जो होते हैं, यहाँ देखिए सारे इवन नंबर हैं, सेकंड और 4 6 सिलेबल्स के, और 1 3 जो होते हैं वो किसके, 8 सिलेबल्स के, किसमें, बैलाड में। चलिए, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा राइमा रॉयल है 7 लाइन्स स्टेंजा। गॉट माय पॉइंट। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट है हमारा पैराग्राफ, और वी रीड द पैराग्राफ। ओके, चलिए इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन है, 59 to 68। चलिए इसको कराते हैं, इसको कराते हैं थोड़ा सा आगे। चलिए अब आते हैं 67 में, और 67 68 रिलेटेड टू पैसेज। 69 क्वेश्चन में आते हैं, और कराते पैसेज भी कराएंगे लास्ट में। 69 में आते हैं, कह रहा है सी विल नॉट फिनिश द वर्क ऑन टाइम विल सी। क्या ऑप्शन करेक्ट होगा, ग्रामर स्टार्ट हो गई है। सी विल नॉट फिनिश द वर्क ऑन टाइम विल सी, यानी ये क्या है, क्वेश्चन टैग का फॉर्मेट है। इस क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है, क्वेश्चन टैग का ये फॉर्मेट दिया हुआ है 69 क्वेश्चन में। सी विल नॉट फिनिश द वर्क ऑन टाइम विल शी, तो इसका नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा क्योंकि सेंटेंस में विल नॉट से ही और विल सी है, तो करेक्ट है। 70 दीज आर योर न्यू शूज और नॉट दे, दीज आर योर न्यू शूज और नॉट दे, तुम्हारे ये तुम्हारे न्यू शूज हैं क्या, नहीं है, और नॉट दे, तो ये भी करेक्ट है, इसमें भी नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। 71 क्वेश्चन पे चलते हैं। सेवरे, सेवरे शार्प क्या बोलता है, अपोजिट मीनिंग। सेवरे शार्प, इम्पोर्टेंट, माइल्ड या कट। तो सीवियर क्या हो जाएगा, सीवियर हो जाएगा बहुत ही सख्त, कठोर, तीव्र, गंभीर को बोलते हैं सीवियर। और माइल्ड को बोलते हैं बहुत ज़्यादा नहीं है, कोई भी चीज़ है अगर वो बहुत ज़्यादा नहीं तो उसको कहेंगे माइल्ड। अब आता है रैपिड। रैपिड बोलते हैं किसको, रैपिड बोलते हैं तेजी में कोई चीज़ होती है, रैपिडली, मतलब डू दैट वर्क रैपिडली, तो रैपिडली मतलब बहुत तेजी में। इसका हो जाएगा 72 का सी, मार। मार का मतलब क्या होगा बताओ। 74 मार, मार क्या है, एक वर्ब है। मार का मतलब होता है टू डैमेज और स्पॉइल समथिंग, राइट। समझ लीजिए मार पड़ती है तो क्या होता है, सब चीज़ें बिगड़ जाती हैं। तो मार का मतलब क्या हो जाएगा, बिगाड़ना, टू डैमेज और स्पॉइल समथिंग, दैट इज मार। तो इसका जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, का मेक, बनाना, बिगाड़ना। मार का मतलब बिगाड़ना, तो मेक का मतलब क्या होगा, बनाना। चलिए मटेरियल, तो मटेरियल का तो सबको पता ही है, स्पेचुरल हो जाएगा। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 76 क्वेश्चन कह रहा है हमारा, एक्सप्रेस द मीनिंग टू गिवन विच बेस्ट, ओके, सिनोनिम। इटर्नल, इटर्नल क्या बताता है, इन्यूमरेबल, अनमेजरेबल, प्रोलॉन्ग्ड या परपेचुअल। तो 76 इटर्नल एक एग्जेक्टिव है जिसका मतलब होता है शाश्वत, शाश्वत, अनादि, शाश्वत, अनादि,
अनंत, ये क्या है, इटर्नल का मतलब होता है शाश्वत, अनादि और अनंत, नित्य। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, परपेचुअल। इसका क्या ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, परपेचुअल, कंटिन्यू फॉर एवर। इटर्नल और परपेचुअल एक सिनोनिम्स है, इटर्नल और परपेचुअल क्या है, एक सिनोनिम्स है। तो इटर्नल मीन समझ में आ गया होगा, शाश्वत, अनादि और अनंत। वह अब आता है वीरेसिटी, वीरेसिटी, फ्रीडम, विजडम, ट्रुथ या लॉयलिटी। तो वीरेसिटी हो जाएगा ट्रुथ। वीरेसिटी को क्या बोलते हैं, सत्यवादिता, सत्यनिष्ठा। वीरेसिटी, भाई कोई वीर होगा तो वो ट्रुथ भी तो होगा और सत्य भी तो बोलता होगा। कोई वीर होगा, उसी से रिलेट कर लीजिए कि वीरेसिटी मतलब ट्रुथ, सत्यवादिता, सत्य बोलने वाला, वीरेसिटी। नेक्स्ट है हमारा इंसेंटली, इंसेंटली। इंसेंटली का मतलब क्या होगा, 78। इंसेंटली एक एडजेक्टिव है, अनवरत रूप से। इंसेंटली का मतलब क्या होता है, अनवरत रूप से, या कह दिया जाता है अनवरत रूप से या अविच्छिन्न रूप से, अनवरत रूप से या अविच्छिन्न रूप से। नेवर स्टॉपिंग, क्या कहा जाएगा, नेवर स्टॉपिंग कॉन्स्टेंटली, नेवर स्टॉपिंग, नेवर स्टॉपिंग कॉन्स्टेंटली बोला जाता है। ठीक है, तो ये इंसेंटली क्या हो जाएगा, एक एग्जेक्टिव है, इसको कहा जाएगा अनवरत रूप से, कंटिन्यूअसली, 78 का। नेक्स्ट है 79, हेराल्डेड, क्या है, हेराल्डेड, हेराल्डेड। तो हेराल्डेड का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझिए, संकेत देना या घोषणा करना, संकेत देना कह सकते हैं या घोषणा करना। टू से इन पब्लिक दैट somebody इज गुड और इम्पोर्टेंट, टू बी साइन दैट समथिंग इज गोइंग टू हैपन, मतलब कि टू बी अ साइन गोइंग टू हेराल्डन, मतलब कुछ अच्छा करना है, संकेत देना बोल सकते हैं। क्लैप्ड, प्रोक्लेम्ड, रिवार्डेड या प्रोटेस्टेड। तो 79 का बी प्रोक्लेम्ड हो जाएगा ऑप्शन, प्रोक्लेम्ड। तो हेराल्डन एंड प्रोक्लेम्ड एक दूसरे के क्या है, सिनोनिम्स है। तो हेराल्डड बोलते हैं किसी चीज का साइन देना या घोषणा करना। नेक्स्ट आता है ऑब्सेशन। ऑब्सेशन क्या होता है, प्री ऑक्यूपेशन, सस्पिशियन, फ्रस्ट्रेशन या डिजेक्शन। तो ऑब्सेशन का मतलब होता है अ पर्सन माइंड इज कम्प्लीटली फिल्ड विद थॉट, ऑब्सेशन मतलब ये ऑब्सेस्ड है किसी चीज के लिए, किसी बात के लिए। तो उसके लिए क्या बोलेंगे, ए ऑप्शन हो जाएगा, प्री ऑक्यूपेशन, पहले से ही जगह भरी हुई है। ऑब्सेशन मतलब उसका दिमाग किसी बात से भरा हुआ है, तो प्री ऑक्यूपेशन इसका ऑप्शन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 81 में, और 81 क्वेश्चन हमारा कह रहा है इडियोमेटिक एक्सप्रेशन देना है, प्रोवर्स है, तो बताना है कौन सा जो हाईलाइटेड है वो कौन सा एक्सप्लेन कर रहा है। ही स्पोक वेल थो इट वॉज हिज मेडन स्पीच, लॉन्ग स्पीच, फर्स्ट स्पीच, ब्रीफ स्पीच या इमोशनल स्पीच। तो वो उसकी फर्स्ट स्पीच थी, मेडन स्पीच को क्या बोलते हैं, फर्स्ट स्पीच। सेकेंड है इन हिज सैलड डेज ही वॉज क्वाइट अ डैंडी। ठीक है, तो उसके कैसे डेज थे, सैलड डेज थे, उसके कैसे डेज थे, सैलड डेज थे। चाइल्डहुड, एडोलसेंस, स्कूल डेज या ओल्ड एज। तो उसके एज थे एडोलसेंस, कैसे एज थे, एडोलसेंस वाले। एडोलसेंस को बोलते हैं सैलड डेज, क्या बोलते हैं, सैलड डेज मतलब एडोलसेंस एज, 82 एडोलसेंस। नेक्स्ट है यू कैन नॉट थ्रो डस्ट इनटू माय आईज, वेरीफाई, हर्ट मी, चीट मी, अब्यूज मी, चीट मी। तुम अगर किसी कहते हैं ना आंखों में धूल मत झोंको, यू कैन नॉट थ्रो डस्ट इनटू माय आईज, यू कैन नॉट थ्रो डस्ट इनटू माय आईज। ठीक है, नेक्स्ट है इफ यू रीड बिटवीन द लाइन्स यू विल अप्रिशिएट व्हाट ही राइट्स। रीड बिटवीन द लाइन्स, कैन रीड लिविंग लाइन्स इन बिटवीन, कैन रीड अ लॉट क्विकर, नो व्हाट द राइटर्स थिंक, कैन रीड एंड राइट इन द लैंग्वेज। तो 84 का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी, नो व्हाट द राइटर थिंक्स, रीड बिटवीन द लाइन्स। ओके, नेक्स्ट है हमारा आफ्टर हिज बिजनेस फेल्ड, आफ्टर हिज बिजनेस फेल्ड he had to work very hard to keep the wolf from the door, to keep the wolf from the door, keeps away extreme poverty, earn an honest living, regain his lost position, defend from enemies. After his business failed he had to work very hard to keep the wolf from the door. क्या ऑप्शन करेक्ट होगा इसका, 85 का, कीप अवे एक्सट्रीम पॉवर्टी, मतलब कि एक्सट्रीम पॉवर्टी को दूर करना, कीप अवे, कीप अवे। आफ्टर हिज बिजनेस फेल्ड ही हैड टू वर्क वेरी हार्ड टू कीप अवे एक्सट्रीम पॉवर्टी, कीप अवे एक्सट्रीम पॉवर्टी। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 86 कह रहा है
अ गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियरी, डेमोक्रेसी, ओलिगार्ची, अनाकार्ची या ब्यूरोक्रेसी। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्यूरोक्रेसी। जो ऑफिस के लोग गवर्नमेंट रन कराते हैं उसको कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। नेक्स्ट है दैट विच कैन बी ड्रंक, ईटेबल, पोटेबल, प्लाटेबल, कल्पेबल। तो क्या बोला जाएगा? 87 का आंसर हो जाएगा पोटेबल, मतलब जो चीज ड्रंक, विच कैन बी ड्रंक, पोटेबल। वन हु इज नीदर इंटेलिजेंट नॉर डल, मतलब जो कि ना तो इंटेलिजेंट है ना ही डल है, तो क्या है? मेडियोकर है, एवरेज है, ऑर्डिनरी है, फेयर है। तो 88 का आंसर हो जाएगा मीडियोकर। क्या हो जाएगा? विच वन हु इज नीदर इंटेलिजेंट नॉर डल, वन हु इज नीदर इंटेलिजेंट नॉर डल, वन हु इज नीदर इंटेलिजेंट नॉर डल। क्या हो जाएगा? मीडियोकर। क्या हो जाएगा? मीडियोकर बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? मीडियोकर। क्या बोलेंगे इसको? मीडियोकर। वन हु इज इंटेलिजेंट और नॉर डल। नेक्स्ट आता है 89 क्वेश्चन हमारा करता है, कहता है पर्सन लीडिंग अ लाइफ ऑफ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, मतलब एक पर्सन है। 89 और 90, आज केवल 90 क्वेश्चंस होंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आगे होंगे। अभी थोड़ी देर में लिटरेरी टर्म्स जो है वो पढ़ाएंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको, क्वेश्चन नहीं, अभी लिटरेरी टर्म्स ही चल रहे हैं और वही पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। 89 में कह रहा है कि पर्सन लीडिंग अ लाइफ ऑफ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, उसको बोलेंगे हेडोनिस्ट, एथिस्ट, डिसिप्लिनियर्स या एसेटिक। तो 89 का जो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। क्या हो जाएगा? एसेटिक जो होगा ASCETIC, एसेटिक, जो पर्सन लीड करता है किसको? स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को। अ स्मॉल विलेज, अ ग्रुप ऑफ हाउसेस, कम्युनिटी, हैमलेट, सेटलमेंट या कॉलोनी, तो उसे बोलते हैं हैमलेट। जो स्मॉल विलेज या ग्रुप ऑफ हाउसेस होते हैं उसे बोलते हैं हैमलेट। चलिए नेक्स्ट में कंप्लीट हो जाएंगे 125 क्वेश्चन, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और प्रॉपर पढ़ते रहिए। सिलेक्शन तो लेना ही लेना है, इसलिए पीछे पड़ जाइए पढ़ाई के। थैंक यू सो मच।